अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओडिसी रिलीज़ हो चुकी है सिनेमाज़ के अंदर और हम लोग ओडिसी ही देखने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग ओल्डम से निकल के सिनेवर्ल्ड में देखेंगे, ओल्डम एस्टन वाले सिनेवर्ल्ड में। और पहले कल का प्लान था हमारा कि हमने कल देखनी है, लेकिन कल हमें 2D में मिल रही थी और आईमैक्स के अंदर सारी सीट्स फुल हो चुकी थी। तो कल शाम को भी हमें एक मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिनेमा बिज़ी था। और बहुत ज़्यादा जब बिज़ी हो आपके, जब पूरा पैक्ड हो ना, तब भी मूवी देखने का मज़ा नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो आज थोड़ा काम डाउन हो गया। 17 को रिलीज़ हुई थी, तो आज क्या डेट है? 21 है आई थिंक, ये है ना। तो यह जाके देखते हैं, फिर इसके बाद आपको मूवी रिव्यू देते हैं। खाने पीने से हमने अपना बैग भर लिया है। एक बैग जो हमारा खाने पीने वाला था हम घर भूल आए हैं माशाल्लाह से, और दोबारा से हमने यहाँ टेस्को से चीज़ें ले ली हैं। तो इंशाल्लाह यह जाके देखते हैं। 3 घंटे की मूवी है, 3 बजे स्टार्ट होनी है, 3:10 पे, 3:15 बजे। और तो 3:15 या 3:20 पे स्टार्ट होगी, तो 4, 5, 6, 7, हाफ 7 या 8 बजेंगे हमें मूवी फिनिश करते करते। इसके अंदर भी एक ब्रेक होगी मूवी के, क्योंकि बहुत लंबी मूवी है। अच्छा जी, हम लोग सिनेमा पहुंच चुके हैं और मूवी स्टार्ट शायद हो भी चुकी हो। तो या चलें, जस्ट वॉक थ्रू द। अच्छा, इस मूवी में बहुत सारे लोगों के क्लैश भी थे और लोगों ने काफ़ी बैकलैश भी दिया है कास्टिंग के ऊपर, स्पेशली अकीलीस के कैरेक्टर के ऊपर। जिन्होंने ट्रॉय देखी उन्हें पता होगा अकीलीस का कैरेक्टर काफ़ी मैस्कुलिन था, और इन्होंने जो उसके लिए एक्टर हायर किया, उसका नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन अपेरेंटली वो ट्रांसजेंडर है। तो या विल सी हाउ इट गोज़। तो या जस्ट गोइंग इन देयर एंड देन आई विल सी यू इन अ बिट। For losing this war. No, it's okay. You're okay. No one is going to hurt you. Your weapons or armor. Put it out the back. You'd curse them? Not a curse. A truth. The men don't want you to defy the gods. The gods say only you make it home. Then I defy the gods. मूवी हम लोगों ने देख ली है, हम फिनिश करके आ चुके हैं बाहर। ये पास में एक पार्क था, वो पार्क पहुंच गए। 3 घंटे की मूवी थी और 3 घंटों का पता भी नहीं चला। 3 घंटे मैं अपने साथ काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स लेके गया था, और उन सारे स्नैक्स में से मैंने सिर्फ पॉपकॉर्न ही फिनिश किया और दूसरे स्नैक्स को मैंने रीच आउट ही नहीं किया, उन्हें देखा भी नहीं। इतनी इंटेंस और इमर्सिव मूवी थी अपने अंदर लेने वाली, कि उसकी स्टोरी, एवरी सीन वाज ऑन पॉइंट। कोई फ़जूल की टॉकिंग नहीं, कोई फ़जूल की बहुत ज़्यादा बातें नहीं है कि वो एक सीन ही नहीं ख़त्म हो रहा, बातें नहीं ख़त्म हो रही। हर कैरेक्टर के बहुत ही टू द पॉइंट उनके स्क्रिप्ट थी, टू द पॉइंट उनके वर्ड्स थे, उनकी लाइन जो थी वेरी चोज़न थी। बहुत ही पोएटिक मूवी थी। क्योंकि अगर आपने वो नावल, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ओडिसी, उसी पे बेस्ड था, लेकिन स्टोरी एग्जैक्टली वही फॉलो नहीं की जो नावल में, जो कि मुझे अच्छी भी लगी है। कि जो क्रिस्टोफर नोलन ने ऑब्वियसली जिस भी नावल के ऊपर ये मूवी बेस करता है उसको थोड़ा सा ट्वीक करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम एरा एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। लेकिन एज़ ऑलवेज़ क्रिस्टोफर नोलन जो है अपनी सारी मूवी में, आपको पता है कि बहुत कम CGI को यूज़ करता है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट features or things I like about Nolan movies. That's why I actually go and watch these movies in IMAX. I think it's just doing justice to the people who've made this movie, to the actors and to the director itself. कोशिश करें कि जब मूवी आप IMAX में देखें वो ओरिजिनल IMAX हो, 70 mm का IMAX। बहुत सारे फेक भी हैं,
मैंने भी ये गलती की थी कि उन्होंने थोड़ी एक्सटेंडेड स्क्रीन लगाई होती है, थोड़ी हाई क्वालिटी स्क्रीन होती है, उसकी एस्पेक्ट रेशियो सेम नहीं होती IMAX की तरह, लेकिन वो आपको 2D से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस दे देती है, बट स्टिल नो IMAX। तो अगर आपकी कंट्री में, सिटी में अगर IMAX की ऑथेंटिक ओरिजिनल 70 mm की स्क्रीन मौजूद है तो आई थिंक इट्स जस्ट जस्टिस टू द मूवी इटसेल्फ। और दूसरा, इफ़ यू हैवंट वॉच दिस मूवी आई वुड हाईली रिकमेंड, कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, गो वॉच इट, इट्स वर्थ एवरी पेनी। लोग दूसरी दफ़ा भी वॉच कर रहे हैं, लोग 3-3 दफ़ा भी वॉच कर रहे हैं, और शायद मेरा भी दिल है कि मैं एक दफ़ा और देख लूँ मूवी जाके, जो ऑथेंटिक IMAX में, जो यहाँ मैनचेस्टर के अंदर प्रिंट वर्क्स के अंदर जो व्यू सिनेमा है उसके अंदर मौजूद है। और मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही मज़े की है, स्टार्ट टू एंड मूवी आपको पहले सीन से ही अपने अंदर ग्रिप कर लेती है, और फिर एक के बाद एक सीन, जैसे उसकी ओडिसियस की जर्नी स्टार्ट होती है, आई थिंक फर्स्ट सीन ही बहुत ही वो ट्रोजन हॉर्स से स्टार्ट होता है, और वहाँ से ही वो बहुत इंटेंस सीन है, स्टार्ट वाला बहुत ही इंटेंस है। क्लाइमैक्स इस मूवी का वाज लिटरली 20 मिनट्स, क्लाइमैक्स वाज सो गुड इन द एंड, बहुत ही मज़े का था। And the way he connects movie, Nolan, if you know Nolan, you know Nolan, the way he connects every single scene, every single ideology from start of the movie till the end of the movie, he wouldn't let you forget कि आपने start में क्या देखा और end में क्या देखा। आपको वो scenes बार बार glimpse switch on होते रहते हैं start to end, ताकि आपको याद रहे कि story के अंदर start में क्या हुआ था और अब स्टोरी के अंदर एंड में क्या चल रहा है। ये मूवी वन ऑफ द मूवीज़ है कि तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी है, दूसरा कि इट्स ओनली फॉर द सिनेमा, सिनेमा के अंदर देखना ही इसके साथ जस्टिस है। डू नॉट वेट कि ये टीवी पे आ जाएगी या किसी और चैनल पे आ जाएगी और आप डाउनलोड करके वॉच कर लेंगे, यू वुडंट एंजॉय एनीथिंग, आपको मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक इट्स ओनली वेरी फेयर कि आप, एंड प्लस इफ़ पॉसिबल कि जो 70 mm IMAX के ट्रू स्क्रीन साइज़ है, एस्पेक्ट रेशो है 1:43, उसके अंदर आप वॉच करें। अच्छा, एक इस मूवी के अंदर एक और जो बहुत मज़े की चीज़ है, जो आपने क्रिस्टोफर नोलन की बाकी मूवीज़ के अंदर भी ज़रूर देखी होगी, कि वो मूवीज़ को बिल्कुल एक मोनोलॉग के अंदर नहीं लेके चलता कि स्टार्ट टू एंड स्ट्रेट मूवी नहीं चलती, जैसे आप नॉर्मल हॉरर मूवीज़ देख लेते हो या फ़नी मूवीज़ देख लेते हो। इसकी मूवी में हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का। उसके अंदर ये होता है कि वो स्टोरी कभी कभी स्टार्ट करता है कि वो जो हीरो है, जिसकी ऊपर स्टोरी बेस्ड है, उसका करंट जो कॉन्टेक्स्ट है, कि वो उस करंट जिस स्टेट के अंदर है वहाँ से स्टार्ट होती है, और उसको पास्ट के ग्लिम्स आते हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसको उस पोजीशन के अंदर पहुंचा दिया, और फिर वो सिचुएशन से वो बाहर निकल के फ्यूचर की तरफ लीड करता है, उसको फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। फ्यूचर यानी कि उसकी जो एंडिंग होती है मूवी के, कि इवेंचुअली वो पॉइंट A से B तक कैसे पहुंचा। अगर आपने इसकी मूवीज़ मोमेंटो देखी है तो मोमेंटो के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट को उसने यूज़ किया है, जिसके अंदर उसने कलर ग्रेडिंग यूज़ की है, ब्लैक एंड वाइट को और कलर को, कि इंसेप्शन के अंदर ये चीज़ यूज़ हुई है। ऐसे ही इस मूवी के अंदर भी वो ओडिसियस अपनी जो करंट स्टेट के ऊपर है, जो वहाँ से मूवी वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है करंट स्टेट से, और जो वॉर ऑफ ट्रोय है वो ऑलरेडी हो चुका है। वो आपको ज़रूर वॉर दिखाते हैं, लेकिन जहाँ से मूवी स्टार्ट लेती है, जो पॉइंट ऑफ ओडिसियस का वो दिखा रहा है ऑडियंस को, कि वो जब स्ट्रैंड हो जाता है, ये नॉवल वाले लोगों के लिए, कि वो जब वो स्ट्रैंड हो जाता है क्लिप्टो के पास, अपना याद ऑब्वियसली भूल जाता है वो, कि वो कहाँ से आया था और वो वहाँ पे क्यों है। तो उस स्टेट में वो है, और मूवी स्टार्ट लेती है वॉर ऑफ ट्रॉय से। वो सारा वॉर ऑफ ट्रॉय दिखा कर फिर उसको स्लोली याद आता है कि वो कौन है, कहाँ था, और उसके साथ उसके क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, और उसकी एक वाइफ भी है और एक सन भी है। ये चीज़ ट्रेलर के अंदर भी उन्होंने दिखाई हुई है, सो इट्स नॉट अ स्पॉइलर। यस, और इवेंचुअली ही स्टक एट दैट पॉइंट, बट द पास्ट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड इन हिज हेड। उसको याद करना है कि पास्ट में हुआ क्या है, ताकि वो अपने फ्यूचर तक पहुंच सके, ताकि वापस वहाँ से निकल के घर चले जाए ना, अपने एथिका चले जाए, अपने कैसल चले जाए, अपने किंगडम में चले जाए। अच्छा, मूवी के जो साउंड ट्रैक है, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट साउंड ट्रैक्स एंड पीसफुल साउंड ट्रैक्स आई हैव एवर हर्ड। ऑनलाइन अभी मैं सर्च कर रहा था, मैंने ये भी देखा कि उन्होंने इस मूवी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें जो जिस टाइम पे ये नावल बेस्ड है, जिस टाइम के ऊपर, जितने भी हंड्रेड्स ईयर्स अगो, तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वही उन्होंने उनके पास जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद थी, उसी एविडेंस को यूज़ करके उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने वो डिज़ाइन करवाए। वो उसमें एक फ्लूट है जो कि डबल साइडेड फ्लूट है,
और एक उन्होंने अल्बेनियन इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्रिएट किया था, जो अल्बेनियन की हिस्ट्री का जो कि इंस्ट्रूमेंट था। और ऑब्वियसली उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे थे जो मौजूद भी नहीं थे, तो उनके लिए उन्होंने सिर्फ ऑब्वियसली गैसिंग की और लोगों से पूछा और सिर्फ एक उसका आइडिया लिया कि हाउ दे एक्चुअली साउंडेड एट द टाइम, और फिर उन्होंने उसके ऊपर म्यूज़िक बेस्ड किया है इसका सारा। एंड आई थिंक दिस म्यूज़िक विल गेट एन ऑस्कर एनीवे, जिसने भी डिज़ाइन किया है। बट द म्यूज़िक एलिवेटेड द मूवी टू 10/10। आई थिंक दिस मूवी can't बी लेस दैन 10/10, राइट। आई थिंक 9/10 देना भी इसको जो है वो इसके साथ जस्टिस नहीं होगा। और ये मूवी डिफरेंट लोकेशंस पे शॉट हुई है। आई थिंक एक ग्रीस में शॉट हुई है, कुछ इसका हिस्सा ग्रीनलैंड या आइसलैंड में से शॉट हुआ है, क्योंकि उन्हें नाइट सारी रात को शॉट करते थे वहाँ पे। वो जो उसके कुछ एंड पे सीन्स आते हैं जो कि क्रेज़ी सीन्स हैं, उसके जो शॉट्स हैं बहुत ही क्रेज़ी हैं। तो और आई थिंक मोरक्को के अंदर शॉट हुआ है, तो काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये शॉट हुई है। और ओरिजिनल प्रॉप्स यूज़ किए गए उन्होंने। ट्रोजन हॉर्स का प्रॉप ओरिजिनल था, और वो जो बैटल है ट्रॉय का, बैटल ऑफ ट्रॉय के अंदर वो पूरा सेट ओरिजिनल है। तो या आई थिंक इट्स जस्ट वेल वर्थ। इट्स नॉट CGI, इट्स नॉट लाइक एवेंजर्स के जिसके अंदर आप एक ही कमरे में अंदर खड़े हुए हैं और वहाँ भी सारा एक्शन हो रहा है। मुझे तो ये पानी देख के भी वो मूवी के सीन्स याद आ रहे हैं, क्योंकि मूवी का काफ़ी मेजर हिस्सा जो है पानी में है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी बोट पे होते हैं जब वो ट्रॉय से एथिका जाना चाहते हैं, अपने होमलैंड जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली शिप सारी पानी में ही होती है। तो अब जिस पानी को देख के मुझे वही मूवी के जो फ्लैशबैक्स आ रहे थे अभी, तो आई विल डेफिनेटली वॉच इट अगेन। आई थिंक एक्टिंग के अंदर सब एक्टर्स ने ही बहुत ही कमाल की एक्टिंग दी है, एक्सेप्ट टॉम हॉलैंड। उसको जब भी देख रहा था तो मुझे बस स्पाइडरमैन ही याद आ रहा था, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और उसका थोड़ा फेस भी काफ़ी बेबी फेस है, तो उसको वो सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उसका रोल था ना, और DCS के बेटे का रोल उसको सूट नहीं कर रहा था काफ़ी। तो आई थिंक ये बाकी जितने भी एक्टर्स थे उनकी काफ़ी मज़े की एक्टिंग थी इस पूरी मूवी के अंदर। ज़ेंडाया की अच्छी थी, लेकिन उसका कोई इतना मेजर रोल नहीं था इस मूवी के अंदर। अथीना का रोल था, लाइक आई मीन वो थ्रू आउट द टाइम DCS को नज़र आती थी, लेकिन उसका बहुत मेजर रोल नहीं था। और DCS इटसेल्फ की बहुत ही मज़े की एक्टिंग थी, बहुत सीरियस, और आई थिंक बहुत ही जिसका कैरेक्टर था बहुत सरल था, बहुत ही एग्रेसिव इस तरह का नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्टिंग की सारे ही एक्टर्स के अंदर। और जो विलन है हमारा, क्या नाम है, रॉबर्ट पैटिसन, उसने भी अपना कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है, क्योंकि उसका नेगेटिव रोल था, काइंड ऑफ विलन का रोल था, उसने काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन लास्ट मूवी का जो एंड है, वो क्लाइमैक्स, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और लाइक आई सेड, इट्स मोर देन 20 मिनट्स। और जब वो वापस अपने घर आ जाता है, एंड इट्स वेल वर्थ दैट। वो जो लास्ट एंडिंग है, प्लस द वॉर ऑफ ट्रॉय, वो मूवी के अंदर आपको एक साथ में नहीं दिखा देते, वो आपको मूवी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। और आई थिंक वो बहुत ही अच्छा फील आया उसका। और एंड पे आपको कंप्लीट लाइक पता चलता है कि क्या एक्चुअल हुआ था ट्रॉय के अंदर, और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। और उसके साथ जो साउंड ट्रैक्स हैं, they're just out of this world. So yeah, I would say 10/10 movie, Christopher Nolan's movie. And अगर आपको real cinema experience चाहिए rather than green screens और 2D movies का, just go and watch it. I'll bring another review जो भी next movie मैं watch करूँगा, and I'll post it on this channel. So yeah, like and subscribe. I'll see you in a bit.